स्पेस एक्स के फाल्कन प्रोग्राम के तहत भारत के शुभांशु शुक्ला जल्दी ही इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंच जाएंगे। 4 लोगों की इस टीम में इसरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक मौका होगा क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। इसके अलावा राकेश शर्मा के बाद शुभांशु ऐसे दूसरे भारतीय भी होंगे जो अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। इसके साथ ही भारत अपने चंद्रयान 4 प्रोग्राम के तहत एक कदम और करीब पहुंच गया है, जिसमें भारत 7 दिनों के लिए अपने ह्यूमन मिशन में अपने किसी रॉकेट से किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भी भेजने वाला है। अब यह सफर कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहा है और अब तक कैसे भारत यहां तक पहुंचा है, इसको जानने के लिए आपको यह भी जानना होगा कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा कैसे की थी और आज जो शुभांशु अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हैं उसमें और राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा में कितना अंतर है। तो दोस्तों, हिस्ट्री कनेक्ट के इस एपिसोड में आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी उस अंतरिक्ष यात्रा की जिसमें पहली बार एक भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इतिहास पे जाएं उससे पहले आपको बताता हूं कि अभी क्या हो रहा है फिलहाल वक्त में। देखिए, स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9। इस रॉकेट में भारत के शुभांशु शुक्ला और उनके साथ 3 दूसरे स्पेस ट्रैवलर्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की यात्रा कर रहे हैं। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इस रॉकेट की लॉन्चिंग कामयाब हुई थी। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, शुभांशु स्पेस स्टेशन हो सकता है पहुंच भी जाएं। वो इस मिशन में इसरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस मिशन के पायलट भी हैं। करीब 41 साल बाद कोई इंडियन दोबारा स्पेस में जा रहा है। अगर आप सुनीता विलियम्स को याद कर रहे हैं अभी, तो आपको बताऊं कि वो एंग्लो इंडियन है, उनके लिए भी बराबर की रिस्पेक्ट है। लेकिन विशुद्ध भारतीय रहे हैं राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में उड़ान भरी थी और अब शुभांशु शुक्ला ये टारगेट हासिल कर रहे हैं। लेकिन 1984 में अगर राकेश शर्मा अंतरिक्ष ना जाते तो ये हमारे देश के इतिहास का सबसे बदनसीब साल भी होता। इस बात पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि राकेश शर्मा हैं कौन और उन्हें इस मिशन के लिए क्यों चुना गया था। दोस्तों, राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। बचपन से ही वो कुछ यूनिक करना चाहते थे जो किसी ने भी ना किया हो। इसीलिए हैदराबाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। 1966 में वो इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुए। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 साल की उम्र में ही वो सुपरसोनिक फाइटर जेट के पायलट बन गए थे। उनके एयरफोर्स को ज्वाइन करने के कुछ ही सालों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग शुरू हो गई थी। इस टाइम तक वो अपना 23वां बर्थडे भी नहीं मना पाए थे और उससे पहले ही उन्होंने इस जंग में 21 बार अपने फाइटर जेट से उड़ान भरी थी। जब तक वो 25 साल के हुए तब तक उनका नाम देश के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स के रूप में शामिल हो चुका था। जाहिर है कि इस बात का इनाम भी उन्हें मिलना था। ये उनकी काबिलियत थी कि जब वो 35 साल के हुए तो उन्हें स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया। वो इस मिशन में जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन 128वें अंतरिक्ष यात्री भी थे। हालांकि स्पेस की यात्रा और एक फाइटर जेट को उड़ाने में जमीन आसमान का अंतर होता है, इसीलिए राकेश शर्मा को आगे कई दिक्कतें झेलनी पड़ी और उनके सामने कई चैलेंजेस आए। देखिए, 1984 में भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकाल और दूसरे क्रिटिसिज्म के बीच में इंदिरा गांधी ट्राई कर रही थी कि भारत का अपना स्पेस मिशन प्रोग्राम भी शुरू हो। इसके लिए वो राह देख रही थी सोवियत संघ की, क्योंकि 1970s में परमाणु परीक्षण करने के बाद इंदिरा गांधी को अमेरिका से मदद मिलने की खास उम्मीद नहीं थी। अब ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में स्पेस को लेकर भी एक अनकही जंग चल रही थी। कोल्ड वॉर का टाइम था और दोनों ही देश एक दूसरे को पछाड़कर स्पेस की जंग को भी जीतना चाहते थे। यही वजह है कि सोवियत ने भी प्लान किया कि वो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए 2 साल पहले ही यानी 1982 में सोवियत के साथ भारत की एक डील साइन हुई। 1982 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम ने एक संयुक्त मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत एक इंडियन के पास मौका था अंतरिक्ष में जाने का, जबकि इससे पहले तक स्पेस को लेकर भारत के पास कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं था। अब इस मिशन के लिए राकेश शर्मा के साथ 50 लोग और थे जिन्होंने टेस्ट दिया था, यानी कि उन्हें 50 पायलट्स में से चुना गया था। भारत से एक और शख्स थे रवीश मल्होत्रा, उन्होंने भी ये टेस्ट दिया था और इस टेस्ट में सिलेक्ट हुए थे। लेकिन इस टेस्ट के बाद राकेश शर्मा को और भी ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ा। रवीश मल्होत्रा की कहानी भी आपको आगे पता चलेगी। राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को सोवियत की स्टार सिटी भेजा गया था।
ये जगह मास्को से करीब 70 किलोमीटर दूर पड़ती थी और यही वो जगह थी जहां पर राकेश शर्मा और उनकी टीम को ट्रेनिंग दी गई थी। एक इंटरव्यू में राकेश शर्मा ने बताया था कि ट्रेनिंग सेंटर जहां पर था वहां बहुत ठंड पड़ती थी। उन्हें बर्फ में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पैदल जाना होता था। सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने था रशियन लैंग्वेज को सीखने का, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं हो रही थी बल्कि रूसी भाषा में होने वाली थी। इसी वजह से राकेश शर्मा को दिन में 6 से 7 घंटे तो सिर्फ रशियन लैंग्वेज को ही सीखने में बिताने पड़ते थे। हालांकि इस वजह से उन्होंने सिर्फ 3 महीने में काम चलाऊ रूसी भाषा सीख ली थी। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अंतरिक्ष के वातावरण में रहने, माइक्रोग्रेविटी में कैसे काम होता है उसमें, स्पेसशिप का जो सिस्टम है उसको समझने में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को स्पेस में कैसे करना है, इन सभी चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। इस पूरे टाइम पीरियड में उनकी डाइट से लेकर उनकी फिटनेस तक पर ध्यान दिया गया। अब जैसे कोई जब स्पेस पे जाता है तो उसका वजन से लेकर उसकी जो मेंटल कंडीशनिंग है उस तक पर असर पड़ता है। इसी वजह से उनकी फिटनेस को बनाए रखने के लिए ओलंपिक लेवल के ट्रेनर्स उनका ध्यान रखते थे। ये लोग इनका स्टेमिना, स्पीड और ताकत, इन सभी चीज़ों पर नज़र रखते थे। इसी ट्रेनिंग के टाइम पर रवीश मल्होत्रा जो इनके साथ में आए थे इस टीम में, उनको बैकअप के लिए सेलेक्ट किया गया और राकेश शर्मा को मेन टीम में जगह मिली। राइटर पल्लव बागला जो कि साइंस पर लिखते हैं, उनका मानना है कि ये राकेश शर्मा की भरोसे की ऊंची छलांग थी, क्योंकि राकेश शर्मा एक ऐसे देश से थे जिसका अपना कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था। उन्होंने कभी भी अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना भी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे देश जाकर बिल्कुल ही डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत ही टफ ट्रेनिंग ली और फिर एक नई लैंग्वेज सीखी। इसीलिए राकेश शर्मा वाकई में अपने आप में एक हीरो है। इस तरह दोस्तों करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया जब राकेश शर्मा और उनके साथ 2 रशियन स्पेस ट्रैवलर्स यूरी मालिशेव और गेनाडी सेट्राकलोव, इन दोनों ने स्पेस के लिए उड़ान भरी। ये उड़ान भरी गई थी 3 अप्रैल 1984 को। वैसे यहाँ पर एक बात आपको बताऊँ थोड़ा सा अलग सी, कि इस स्पेस मिशन की कामयाबी अपने आप में एक और बात के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि दोस्तों जिस साल ये स्पेस यात्रा हुई थी वो भारत के इतिहास के सबसे भयानक सालों में से एक था। 1984 का ये साल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में सिख अलगाववादियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई और इसके बदले में सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद ही देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए थे। इसी साल के आखिर में भोपाल गैस कांड में हजारों लोग मारे गए थे और ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजिक एक्सीडेंट्स में से एक था। अगर राकेश शर्मा की इस यात्रा को छोड़ दिया जाए ना, तो भारत के लिए शायद ही कोई ढंग की अचीवमेंट इस साल रही थी। इसीलिए राकेश शर्मा की ये यात्रा अपने आप में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल थी और बहुत ज़्यादा कमेंडेबल थी। खैर 3 अप्रैल 1984 को ये मिशन उस वक्त के सोवियत रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के एक अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुई। उनके स्पेसशिप का नाम सोयूज T11 था। राकेश शर्मा उस लम्हे को याद करते हुए कहते हैं कि जिस समय हम रवाना हो रहे थे वो बहुत ही बोरिंग टाइम था, क्योंकि हम लोगों ने इसकी इतनी एक्सरसाइज कर ली थी कि ये किसी रूटीन की तरह हो गया था। BBC को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अंतरिक्ष में जाने वाले 128वें इंसान थे और उससे पहले तक 127 लोग सही सलामत धरती पर वापस आए थे। इसीलिए उन्हें इतना डर नहीं लग रहा था। इस मिशन की कामयाबी को दुनिया भर के मीडिया ने भारत और सोवियत संघ की दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत होने के रूप में देखा। इधर राकेश शर्मा और उनके साथ जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में करीब 8 दिन गुजारे। ये वो दौर था जब अंतरिक्ष में कोई इंटरनेशनल स्पेस सेंटर नहीं था, इसीलिए ये किसी भी इंडियन के लिए बड़ी बात थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि राकेश शर्मा वो पहले इंसान भी थे जिन्होंने अंतरिक्ष में योगा की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उन्होंने योग से ये जानने की कोशिश की थी कि कहीं इससे ग्रेविटी के इम्पैक्ट को कम करने में हेल्प मिल सकती है क्या। वो बताते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि आपके पैरों के नीचे किसी भी तरह का वेट फील नहीं होता, आप पूरी तरह से हवा में फ्लोट करते हैं। इसीलिए हमें खुद को थामने के लिए कुछ ना कुछ जुगत भिड़ानी पड़ती है, और यही वजह थी कि उन्होंने योगा प्रैक्टिस किया था। अंतरिक्ष पहुंचकर उन्होंने PM इंदिरा गांधी से बात भी की थी। ये बहुत ही मशहूर किस्सा है कि जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने हिंदी में कहा था, सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। अब ये काफ़ी वायरल बात है और आपने कहीं ना कहीं इस लाइन को सुना ज़रूर होगा, उनको इसी वीडियो से देखा भी होगा। लेकिन अंतरिक्ष में जाकर उन्होंने यही लाइन क्यों बोली थी, इस बात का जवाब भी उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था। असल में दोस्तों ये लाइन जो है वो मोहम्मद इकबाल का एक कलाम है, जिसे वो स्कूल के दिनों में हर रोज़ राष्ट्रगान के बाद गाते थे।
वो बताते हैं कि जब उन्होंने ये लाइन कही थी तो उनके मन में कोई ऐसा देशभक्ति से भरा उन्माद नहीं था, बल्कि वाकई में अंतरिक्ष से भारत खूब सुंदर दिख रहा था। दोस्तों, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कुल 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट बिताए। इस दौरान उन्होंने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी हिस्सा लिया। इसमें रिमोट सेंसिंग शामिल थी, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल प्रोसेसिंग जैसी चीज़ें शामिल थी। योग की स्टडी के अलावा उन्होंने पृथ्वी के ऊपर से भारत की तस्वीरें ली, खासकर हिमालय की, जो उस समय की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। करीब 8 दिनों बाद उनका मिशन स्पेस से वापस आ गया। जब वो वापस आए तो सिर्फ एक स्पेस एस्ट्रोनॉट नहीं, बल्कि देश के हीरो थे। उन्हें और उनके सोवियत साथियों को भारत के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सोवियत संघ ने भी उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का खिताब दिया। अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा से वहां से लौटने के बाद भारत में अक्सर लोग पूछते थे कि क्या उनकी अंतरिक्ष यात्रा में भगवान से मुलाकात हुई। इस पर उनका जवाब ऑब्वियस सी बात है कि वो बोलते थे, नहीं, मुझे वहां भगवान नहीं मिले। अंतरिक्ष से लौटने के 1 साल बाद तक राकेश शर्मा हमेशा ही अपने फैंस से घिरे रहते थे। वो हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते थे, होटल्स में, गेस्ट हाउस में रुका करते थे। जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो उनको दुआएं देती थी, जो उनके फैंस होते थे वो उनके कपड़े तक फाड़ देते थे। ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग चिल्लाते रहते थे। नेता वोट बटोरने के लिए उन्हें अपने एरिया में होने वाले जलसों में ले जाया करते थे। वो खुद इस तरह की चीज़ों से एक टाइम के बाद बहुत इरिटेट हो गए थे। हर टाइम उन्हें हंसना होता था और फैंस की अलग अलग डिमांड्स के बारे में आपको अच्छे से पता है किस तरह से फैंस जो हैं वो कई बार अलग अलग डिमांड करते हैं। खैर, वापस आने के बाद उन्होंने फिर से एक जेट पायलट के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने जगुआर और तेजस जैसे जेट उड़ाए। फिर बॉस्टन में एक कंपनी में उन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम किया। ये कंपनी टैंक, जहाज और सबमरीन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम करती थी। अब आज की डेट में राकेश शर्मा 80 साल की उम्र के आसपास है और रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में इस प्रोग्राम को लेकर बात भी की थी। उन्होंने शुभांशु को मैसेज देते हुए कहा था, शुभांशु, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आंखें खुली रखिए, एंजॉय द राइड। वापस जब आएंगे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ ताकि आप मुझे बता सके कि इन 40 सालों में क्या बदल गया है। दोस्तों, राकेश शर्मा की इस उड़ान ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति जो लोग हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेरणा पैदा की। उन्होंने दिखाया कि भारतीय भी स्पेस के क्षेत्र में बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। उनकी कहानी ने एक जनरेशन को विज्ञान और इन्वेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। दोस्तों, ये थी कहानी स्पेस में राकेश शर्मा की यात्रा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।